नमस्कार। बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हमारे एक दर्शक ने हमें सब्जेक्ट भेजा है और जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत रेलेवेंट भी है, उसका नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब क्योंकि ना तो मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और ना ही मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पर जितना मुझे ज्ञान बैंक की ट्रेनिंग में या न्यूज़पेपर पढ़ के इकोनॉमिक्स के बारे में मिला है, उसके ज्ञान के बेसिस पर ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा और अगर त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। जहाँ तक मुझे समझ आती है, इन्फ्लेशन जैसा कि नाम है मुद्रास्फीति हिंदी में, कब होती है जबकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अब मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है? अगर आपको कोई चीज़ गवर्नमेंट से फ्री में मिलती है, पर वो गवर्नमेंट को फ्री नहीं मिलती है, गवर्नमेंट तो उसके लिए पैसे देती है, पर आपको फ्री दे रही है। और अगर वही गवर्नमेंट उस चीज़ को फ्री देने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, जितनी आय है उसकी उससे अधिक खर्च करती है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसी होती है? नए नोट छाप के होती है। जितना आपको करेंसी छापनी चाहिए उससे आप ज़्यादा करेंसी छापते हैं। इसका दूसरा नाम दिया गया है क्वांटिटेटिव ईजिंग, कि आप जो है मनी सप्लाई को आसान बना रहे हैं और हर एक पब्लिक के हाथ में पैसा पहुंचा रहे हैं। ऐसा सरकारें लगातार करती रहती हैं। पहले ज़मानों में, आज से 50-60 साल पहले या 70-80 साल पहले, इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं होता था जितना आजकल होता है, क्योंकि उन दिनों में गवर्नमेंट्स जो हैं विद इन द मीन्स रहती थी। अगर एक हाउसवाइफ आमदनी से ज़्यादा खर्चा करती है तो उसके पास लोन लेने का तो ऑप्शन है, पर नए नोट छापने का उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास ही होता है। और जब गवर्नमेंट नए नोट छापती है तो कभी जब गवर्नमेंट क्वांटिटेटिव ईजिंग करती है तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी करती है और मार्केट से पैसा वापस भी लेती है। जैसा आजकल यूएसए में हो रहा है कि वो लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो क्वांटिटेटिव ईजिंग उन्होंने कोरोना काल में की थी वो गवर्नमेंट पैसा वापस ले रही है। उससे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं और मनी जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या अदर सिक्योरिटीज़ में जा रही है और वो पब्लिक के हाथ से निकल रही है। जब आपको गवर्नमेंट को लोन दे के ज़्यादा ब्याज मिलता है जो आप बिज़नेस में कमा सकते हैं, तो आप बिज़नेस नहीं करते हैं, आप जो है गवर्नमेंट के पास पैसा दे देते हैं। इंटरेस्ट इज़ ए रिवार्ड फॉर सेक्रीफाइसिंग योर प्रेजेंट नीड्स। अगर आपको आज फ्रिज लेना है पर आपको फ्रिज का लोन बहुत महंगा मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? फ्रिज नहीं लेंगे, आप थोड़े दिन के लिए आप रुक जाएंगे। जब लोन की किस्तें कम हो जाएंगी तब आप लेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली हर चीज़ की कॉस्ट में ऐड करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लेशन इज़ द प्राइस यू पे फॉर एवरीथिंग दैट यू गेट फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको कोई आइटम फ्री देती है और अगर वो उसके लिए नए नोट नहीं छापती है, वो किसी और सेक्टर के एलोकेशन को शिफ्ट कर देती है, उस केस में इन्फ्लेशन नहीं होता है। पर हाँ, एक सेक्टर जैसे कि लेबर सेक्टर है या एक कम्युनिटी, वो उससे बेनिफिटेड होती है और वो हो सकता है दूसरी कम्युनिटी से अपने आप को फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर फील करना शुरू कर दे, और ये अक्सर होता रहता है। पर गवर्नमेंट्स एलोकेशन दूसरी जगह कम ना करके ईजीएस्ट ऑप्शन जो होता है वो नए नोट छापती हैं। अब नए नोट छापने से क्या होता है? महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कोई बिज़नेस करना वायबल नहीं होता है या एलोकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। उस केस में इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इंटरेस्ट भी आजकल एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। रॉ मटेरियल कॉस्ट तो है ही, मार्केटिंग कॉस्ट तो है ही, वेयर हाउसिंग कॉस्ट तो है ही, पर इंटरेस्ट भी आजकल एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो आजकल क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो रहा है कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं
वो वायबल नहीं रही हैं। उसमें सबसे पहले आती है ये अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मेरी हाउसिंग लोन की किस्त जो थी वो 48,000 पे थी जब इंटरेस्ट रेट्स लो थे। अब इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ गए हैं और मेरी किस्त जो हो गई है वो 71,000 हो गई है। तो मेरे लिए आज की तारीख में मकान खरीदना वायबल नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी पेंशन नहीं है कि मैं 71,000 रुपये महीने की किस्त दे सकूँ। उस केस में क्या होगा, हम मकान नहीं खरीदेंगे, हम किराए पे रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट इफेक्ट्स। और जब इंडस्ट्री को लोन महंगा मिलता है तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को वो आगे पास ऑन कर देती है और उससे चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती है। तो उसको हम कह सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई इसलिए आपने अपना प्रोडक्ट्स भी महंगे कर दिए टू मेंटेन ए सिमिलर लेवल ऑफ मार्जिन। तो उसे हमने बोल दिया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पर जब आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी, जब लोगों के हाथ में आपने पैसा दिया, जब आपने लोगों की सैलरीज बढ़ा दी या आपने टैक्सेस कम कर दिए, उस केस में लोगों के हाथ में स्पेंडिंग पावर आ जाती है। यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड मोर। उस केस में क्या होता है, उसमें ही महंगाई बढ़ जाती है। उस केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। और उसको एक और लैंग्वेज में कहते हैं टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो उससे भी इन्फ्लेशन हो जाती है। और आजकल ये वीडियो 28/10/2022 को रिकॉर्ड हो रही है। आजकल हमारे देश में कई देशों में इन्फ्लेशन के नाम पर त्राही त्राही मची हुई है। यूरोप में तो खासकर इतना बुरा हाल है कि यूरोप में एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, मतलब पेट्रोल कॉस्ट, गैस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है। सिमिलरली यूएसए में भी पेट्रोल कॉस्ट जो आज से पहले थी उससे करीब दुगनी हो गई है। और पेट्रोल जो है वो पेट्रोल या डीजल या गैस एक बेसिक रॉ मटेरियल है कई इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बहुत ही अहम रॉ मटेरियल है। उससे अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो गुड्स महंगे हो जाते हैं। ये सब इसीलिए सब रो रहे हैं। अब जिन कंट्रीज़ को इन्फ्लेशन में रहने की आदत नहीं है वहाँ ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ ज़्यादा पब्लिक परेशान है। और हमारी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ हमें इन्फ्लेशन में रहने की आदत है तो यहाँ इतना पब्लिक त्राही नहीं कर रही है, फिर भी पीसफुल है। अमेरिका में आजकल पोजीशन ये हो गई है कि जो आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स हैं, वो महंगाई को देखते हुए कम पड़ते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या हो गया है कि काफ़ी एल्डरली लोग, काफ़ी बूढ़े लोग भी नौकरियों पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो उनको खाने की पूर्ति नहीं कर पा रही है। हर चीज़ वहाँ महंगी हो गई है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि गवर्नमेंट शुड बिहेव लाइक ए हाउसवाइफ। दे शुड नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट दे अर्न। और अगर उन्होंने कुछ करना है, जैसे हमारे देश में कोरोना काल में 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया गया। उसके पैसे कहाँ से आए? उसके पैसे पेट्रोल से निकाले गए। पेट्रोल, हालांकि जब कोरोना काल में क्रूड ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था या नेगेटिव कॉस्ट हो गई थी, उस केस में भी हमारे देश में पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ था या डीजल सस्ता नहीं हुआ था। क्यों? जो आप खाना दे रहे थे पब्लिक को फ्री में, उसके पैसे पेट्रोल से आ रहे थे। या आपने कुछ चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ा दिए, या फिर आपने नोट छाप, एक मिक्स्ड सिस्टम बना दिया आपने। इतने हम नोट छाप लेंगे, इतने हम बैंकों से लोन दिला देंगे, इतने हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, इतना हम पेट्रोल कॉस्ट बढ़ा देंगे, इतना हम रेलवे के बसों में किराया बढ़ा देंगे। इससे करके उन्होंने गुजारा कर लिया और कोरोना काल को हमारे देश में निकाल दिया। अब देखना, पर अभी भी हमारे अपोजिशन के लोग जो हैं वो त्राही करते रहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। पर वो लोग ये नहीं देखते हैं कि 200 करोड़ से ज़्यादा डोजेस ऑफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन की फ्री में दी गई है। अगर इसके लिए 750 रुपये पर डोज चार्ज किया जाता
आप ये सोचिए कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आता। और तो और हमारे गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन उस वक्त कोरोना काल में एक्सपोर्ट करी वो भी कुछ कंट्रीज़ को फ्री दी है, कुछ कंट्रीज़ को बहुत सस्ते दाम में दी है। अगर इसका एक तरीका और ये भी होता है कि अगर आपकी चीज़ की इतनी डिमांड है, आपका वैक्सीन इतना पॉपुलर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट में कॉस्ट बढ़ा दीजिए उसकी। अगर आपको घर पे 750 रुपये का एक डोज पड़ती है, आप एक्सपोर्ट में उसको 2000 रुपये का बेचिए। उससे क्या होगा, आपको वैक्सीन प्रॉफिट कमा के देगा। वो प्रॉफिट आप डोमेस्टिक जो आप फ्री में बेच रहे हैं उसका जो लॉस हो रहा है आपको, जिसके लिए आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ी है, उसका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। और ऐसा गवर्नमेंट्स करती भी हैं। जब वॉर होती है और गवर्नमेंट्स को, अब जैसे यूक्रेन में वॉर हो रही है, वहाँ आप टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर रहे होंगे वो लोग जो मिल रहा है वो फ्री में बांट रहे होंगे, क्योंकि अब वॉर में कुछ प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, इधर से उधर से इंपोर्ट करके चल रहा है उनका। जब वॉर ख़त्म हो जाएगी फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, फिर टैक्सेस भी लिए जाएंगे, सब कुछ लिए जाएगा, उस वक्त जो है महंगाई की आपको फील आएगी। तो मेरा ये मानना है गवर्नमेंट्स शुड नॉट डू एनी डेफिसिट फाइनेंसिंग। आप जितना आपके पास रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू किस फॉर्म में आता है, टैक्सेस के फॉर्म में आता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के प्रॉफिट के फॉर्म में आता है, डिविडेंड के फॉर्म में आता है, टोल टैक्स के फॉर्म में आता है, इनकम टैक्स के फॉर्म में आता है, और भी कई सारी चीज़ें जिससे गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स आती हैं। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मेजर एक्सपेंडिचर तो इंटरेस्ट पेमेंट ही है, जो गवर्नमेंट बोरो करती है और उसके बाद उसका इंटरेस्ट देती है। सो ये सब, पर अगर गवर्नमेंट विद इन द मीन्स रहे तो मेरे ख्याल में महंगाई नहीं बढ़ेगी। और जो आजकल के मॉडर्न डे इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को एनकरेज करते हैं कि ये इन्फ्लेशन होती रहे, आप नए नोट छापते रहिए और लोगों को आप बेनिफिट्स देते रहिए, मेरे ख्याल में वो गलत है। और अल्टीमेटली इतना कुछ करने के बाद ये आपको रियलाइज़ होगा कि यू हैव टू लिव विद इन द मीन्स। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की तारीख में श्रीलंका है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो कम कर दिए और अपने गवर्नमेंट को चलाते रहे घाटे में। अब पोजीशन ये हो गई कि वहाँ उनके पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर बैंकक्रप्ट हो गई। जिन लोगों को उन्होंने टैक्सेस कम करके चीज़ें सस्ती करके बेनिफिट दिया, वही आपके दुश्मन हो गए। वही गरीब लोगों ने आपका राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा, उसके खून के प्यासे हो गए। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपने कंट्री को ठीक तरह से रन करना है तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग या नए नोट छापने के बाद ना करें। हाँ, एलोकेशन में आप डिफरेंसेस करते रहिए तो वो ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।